मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। 300 लोगों को विदेश में नौकरी के बहाने लगाया चूना। गिरफ्तार हुए 5 आरोपी। 12वीं फेल ने लगाया 300 लोगों को चूना। देश के विभिन्न राज्यों में 5 आरोपी गिरफ्तार। विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी। 63 पासपोर्ट, फर्जी वीजा ऑफर लेटर बरामद। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बेरोजगारों को विदेशों में जॉब दिलाने के नाम पर देश के कई राज्यों में 300 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह का सरगना 12वीं फेल एक शख्स है। गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गिरोह के 2 लोग इसी तरह के अपराध में दिल्ली की जेल में बंद हैं। बेरोजगारों को विदेशों में जॉब दिलाने के लिए विदेशी कंपनी का फर्जी वीजा और ऑफर लेटर बनाकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। सहायक पुलिस निरीक्षक जयदीप जाधव ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गैंग का मास्टरमाइंड बिहार के राहुल कुमार चौधरी 22 वर्षीय के रूप में की है। बाकी गिरफ्तार आरोपी लखनऊ निवासी अमितोष गुप्ता 40 वर्षीय, दिल्ली का आशीष कुमार महतो 30 वर्षीय, मुंबई से रोहित सिन्हा 33 वर्षीय, भिवंडी से राम कृपाल कुशवाहा हैं। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने बताया कि पीड़ितों में से एक ने खुद के साथ हुई ठगी की स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराकर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया था, जिसके बाद से मामले की जांच शुरू हुई और पहले आरोपी कुशवाहा को भिवंडी से गिरफ्तार किया गया। इससे आगे की पूछताछ के बाद एक एक कर अन्य राज्यों से सभी की गिरफ्तारी हुई है। डीसीपी रोशन ने बताया कि गिरोह का सरगना 12वीं फेल है और उसके बाद इसने गैंग बनाकर लोगों को ठगने का काम शुरू किया था। तो उसमें पता चला कि जॉब देने के नाम पर लोगों से पासपोर्ट लिया जाता है, फिर उनको वीजा बना के दिया जाता है, उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं और ऑफर लेटर दिया जाता है जॉब का। तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ओमान, सऊदी अरबिया, अजरबैजान, रशिया, ये सब कंट्रीज के लिए जॉब ऑफर्स दे रहे थे। और जब ये जॉब ऑफर लेटर मिल जाता था इनको, वीजा बन के इनके पास कुछ आता था, ये पैसे दे देते थे, तब इनको पता चलता था कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। इसके बाद इन्होंने क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया और क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया एमआरए पुलिस स्टेशन में और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यूनिट 5 कर रही है। इसमें जो आरोपी निष्पन्न हुए वो अलग अलग राज्यों में थे, बिहार गया जिले में, दिल्ली में, लखनऊ में और मुंबई के अंधेरी परिसर में और भिवंडी में। इन 5 जगहों से हमने एक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहां से लैपटॉप्स मिले हैं, 63 पासपोर्ट मिले हैं, सिम कार्ड्स मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं और लैंडलाइन टेलीफोन और राउटर्स मिले हैं। इन सबको अरेस्ट करके हमने इनका रिमांड लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें चालू है। ओवरऑल जो एस्टिमेट है करीब 200-300 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है ये जॉब रॉकेट में। और अभी 63 पासपोर्ट हमें मिले हैं जिनका पासपोर्ट लिया था इन्होंने वीजा के लिए। 7 जो विक्टिम है ऑलरेडी वो एफआईआर में उन्होंने कंप्लेन दी है। तो ओवरऑल आगे और विक्टिम निकलेंगे जो हमारे पास आएंगे, ऐसी संभावना है। और साथ ही में इसमें 2 और आरोपी हैं जो अभी दिल्ली जेल में हैं। ऐसी मोडस ऑपरेंडी में पहले भी उन्होंने क्राइम किया है और अभी जो 5 हमने पकड़े हैं उसमें से एक आरोपी अभी सितंबर में 2 सितंबर को जेल से छूटा था। सर, ये जो सारे आरोपी हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कैसे ये पूरे देश में बैठ के अलग-अलग जगहों पे बैठ के इस तरह का रैकेट चलाते थे और ये लोगों से कैसे कनेक्ट होते थे कि लोग इनको अप्रोच के लिए जॉब देते, प्रचार प्रसार का माध्यम जॉब। इसमें जो प्रचार प्रसार का माध्यम था व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया, उन्हें फेक नाम और फेक नंबर्स लेते थे, नॉट फेक नंबर्स, इस नंबर जो टेम्पररी लेते थे फिर बंद करते थे, उससे लोगों को कांटेक्ट करते थे। साथ में लोगों को ऐसा ना लगे कि फ्रॉड है, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर ऑफिसेज लिए हुए थे। एक बेलाड स्टेट में एक ऑफिस था और अभी जो हमने जिसपे यूनिट 5 की टीम ने रेड किया वो ऑफिस सहार परिसर में था। तो उसको उन्होंने रेंट पे लिया था और इसका नाम वो बॉम्बे इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, पहले बलाड स्टेट वाले का नाम था और उसके बाद इन्होंने इंडियन ओवरसीज प्लेसमेंट सर्विसेज नाम रखा था अभी। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि लोगों को कम शक हो। उसके बाद ये साथ में एक लिंक देते थे कि इस पे आपका जो वीजा है आप उसको चेक कर सकते हैं
ये फेक है या ओरिजिनल है, और वो जो लिंक भेजते थे वो भी फेक होता था। तो सर ये सवाल एक था कि ये सारे आरोपी कनेक्टेड कैसे थे, वे जहाँ से आपने अरेस्ट किया कैसे एक दूसरे के संपर्क में थे, ये गैंग कैसे चलता? तो इसमें जो मेन आरोपी हैं गया के हैं ज्यादातर, तो वो शुरू के आरोपी हैं, और साथ में ये मुंबई में लोगों के कांटेक्ट में आए थे, तो वहां से इनका गैंग बना और इन्होंने फ्रॉड करना सबके साथ चालू किया। किस प्रकार की जॉब ऑफर्स करते थे, हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए या जो नीचे छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों को ये जॉब ऑफर किया? जनरली हाई इंड की जॉब्स नहीं थी, लो इंड जॉब्स थी। और कुछ रकम वगैरह कैसे मतलब ये मांगते थे? और ये हर आदमी से करीब 40 से 60 हजार रुपए लेते थे, और वो बैंक के थ्रू इनको ट्रांसफर होता था। मेडिकल वगैरह का भी कुछ इंक्लूड है क्या सर? मेडिकल वगैरह भी करा कर कुछ लोग आगे तो उसमें भी पैसे लिए ये मेडिकल के लिए, सो दैट शक नहीं हो, मेडिकल के लिए भी भेज देते थे, और साथ में दूसरा जैसा बताया मैंने, इन्होंने ऑफिस भी खोल रखा था। शुरुआत में जो एफआईआर आई वो कैसे उनको शक हुआ कि वो उनको पता चला ऑफ कोर्स, जब वीजा आया और फिर उन्होंने वेरीफाई किया तो वो नकली निकला जॉब ऑफर, फिर वो नकली थे, तो उसके बाद वो आए। पर इसके पहले कोई भी विदेश जाने के लिए एक्चुअली नहीं निकला था, उनको पहले ही पता चला, वहां पे एयरपोर्ट के पास गए एंड देन दे गॉट टू नो, उनको पता चला कि ये तो फेक है। सर जितने लोग के पासपोर्ट मिले हैं, जो लोग होगी उनकी एजुकेशन किस तरह की है, जो जॉब प्रोफाइल उनको दिया गया था उनकी एजुकेशन क्या है? कि जो डॉक्टर इनका मेडिकल कर रहा था अपने डॉक्टर का लाइसेंस वाला डॉक्टर में क्या आपकी गिरफ्त में आने होना ये दूसरे को पता होगा ना, क्योंकि इस तरह के मेडिकल गवर्नमेंट कंट्रीज में कोई जाते हैं पर्टिकुलर कंपनी को डॉक्टर अच्छी तरह जानता है, तो ये भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उधर वो एक्चुअली डॉक्टर थे उनको भी नहीं पता था, या फिर वो रैकेट का पार्ट थे, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर ओवरऑल पैसा मिला है ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट का भी अभी पूरा डिटेल्स हमें लेना है, डिटेल्स है हमारे पास, हम फ्रीज कर रहे हैं उनको। और हा मध्ये जवळपास 200 ते 300 लोकांची फसवणूक झालेली आहे, 1 कोटी ते जास्तची फसवणूक झालेली आहे लोकांची। नई नौकरी हासिल करने वालों नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? जो बेरोजगार युवक है उनके लिए मैसेज यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई जल्दी जॉब ऑफर के लिए लेटर दे रहा है और वीजा का जल्दी फास्ट प्रोसेस बता रहा है, पासपोर्ट का जल्दी फास्ट प्रोसेस बता रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो फ्रॉड होगा। तो उसमें चेक करना चाहिए, पासपोर्ट के लिए वेबसाइट्स हैं, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर चैनल्स हैं, तो वो चेक करने चाहिए। और जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिज्यूमे जो है, जो उनका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे ही मिलती है, तो भी उनको वेरीफाई खुद से करना चाहिए, और इस तरह के जॉब रैकेट्स इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह कुछ भी कोई भी दे सकता है, जनरली भी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का वास्ट स्कोप है कि उसको चेक करना, वेरिफिकेशन करना। झांसी की रानी उद्यान तालाब में 1 साल में 2 बच्चों के डूबकर मरने पर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने जन जागृति अभियान चलाया। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित झांसी की रानी उद्यान तालाब में 1 साल में 2 बच्चों के डूबकर मरने का मामला सामने आया, जिसके बाद उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने जनता के लिए जन जागृति अभियान चलाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे उस जगह की सुरक्षा का भी कोई पर्याय करें जिससे कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को 3 पत्र भी दिया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे और किसी की जान ना जा सके, क्योंकि इससे पहले वहां सांसद गोपाल शेट्टी के प्रयासों से खेल का मैदान बनाया गया था, जो आरटीआई एक्टिविस्टों की शिकायत के बाद वापस तालाब बना दिया गया। इससे पहले भी तालाब में डूबकर कई लोग मरे थे। अब किसी की जान न जाए, इसके लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जन जागृति अभियान चलाया। हे बोरीवली दहिसर मधला सर्वात बहुचर्चित प्रकल्प झाशीची राणी प्रकल्प आहे। 4.5 एकरचा हा भूखंड आहे। रेव्हेन्यू रेकॉर्ड मध्ये त्या काळामध्ये तलाव असा उल्लेख होता। मुंबई महानगरपालिका हे रेव्हेन्यू रेकॉर्ड वरती चालत नसून डेव्हलपमेंट प्लॅन वरती चालते। डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये तलाव दाखवलेला नव्हता, तरी सुद्धा मी आमदार झाल्यानंतर इतका मोठा तलाव विकसित केला। मधून रस्ता गेल्यामुळे एक छोटा तुकडा त्या साईडला पडला, आता तुम्ही बघता तो खड्डा, तिथे
पीआयएल केलं लोकांनी, तेव्हा तलावामध्ये या लोकांनी भरणी करून मुलांना खेळण्यासाठी व्यवस्था केली म्हणून. कोर्टाने किंवा कोर्टाला आमचा वकील जो होता तो पद्धतशीर त्यांना समजू शकला नाही आणि कोर्टाने सांगितलं परत तलाव निर्माण करा. त्यावेळी मी पत्र दिलं सरकारला आणि कोर्टाच्याही लक्षात आणून दिलं. पूर्वी 7-8 लोक मेले होते तलावात पडून आणि आता परत जर तलाव खोदला तर देखरेख कोणी नाही केला तर परत लोक मरू शकतात. आणि माझं ऐकलं नाही, 1,70,00,000 रुपये खर्च करून तो तलाव खड्डा खोदला कलेक्टर डिपार्टमेंटच्या लोकांनी कोर्टाच्या आदेशानुसार. आणि महानगरपालिका देखरेख करत नाही, म्युन्सिपालिटी देखरेख करत नाही. आमची जी संस्था होती ती देखरेख करत होती, त्यांना बंद केला तुम्ही बघू नका म्हणून. आणि गेल्या 1 वर्षात 2 माणसं परत पडून दोघांचा मृत्यू झाला. आणि भविष्यकाळात अशा प्रकारचा प्रकार आणखी घडू नये म्हणून आज हा जनजागृती अभियानचा कार्यक्रम आम्ही सुरू केलं. हे अभियान सुरू केल्यानंतर महानगरपालिका आणि कलेक्टरचे लोक ऍक्टिव्हेट झाले. आमचे मनीषाताई, युनुसभाई, सुनील राणे सांगतात त्यांनी फोन वगैरे केला कलेक्टरला. हे सर्व ऍक्टिव्ह केलं झाल्यानंतर आता परत कलेक्टरने 3 पत्र पहिला अगोदर दिला तर महानगरपालिकेला तुम्ही ताब्यात घ्या म्हणून. पालिकेने घेतलं नाही. काल संध्याकाळी परत एक पत्र पाठवलं आणि आता महानगरपालिका तयार झाली आहे ताब्यात घेऊन. आणि नंतर ह्याचा पुढचा देखरेख सर्व जे काही पद्धतीने होणार ते होणार आहे. आणि म्हणून मुंबई महानगरपालिका इतकी मोठी संस्था असताना देखील कशा प्रकारे बेजबाबदारीपणे काम चालतोय. आज इतका मोठं आंदोलन आहे. डेप्युटी म्युन्सिपल कमिशनर इकडे नाहीये. असिस्टंट म्युन्सिपल कमिशनर गेल्या महिन्याभरापासून ते आजार आहेत. डेप्युटी म्युन्सिपल कमिशनर पण आजार आहेत. परमेश्वर करो ते लवकर त्या आजारातून बाहेर येऊ. परंतु ते जर आजार जास्त दिवस राहत असतील तर कमिशनरनी इथे डेप्युटी म्युन्सिपल कमिशनर आणि असिस्टंट म्युन्सिपल कमिशनर नवीन लोकांची नियुक्ती करावी, जेणेकरून मुंबईला सर्वात जास्त टॅक्स देणारा हा बुरलेले दहिसर आहे. आणि इथे जर ऍडमिनिस्ट्रेशन इतकं जर कोलमडलं असेल तर लोकांना खूप मोठा अडचण होईल येणाऱ्या काळामध्ये. आणि म्हणून मनीषाताई असो, सुनील राणे असो, योगेश सागरजी असो, प्रवीण दरेकर, ह्या सर्व आमदारांनी आणि सर्व नगरसेवकांनी मिळून आयुक्तांची ताबडतोब घेत जिल्ह्याच्या पदाधिकारी लोकांनी भेट घेऊन त्याचा सोपमोप केला पाहिजे म्हणून हा जनजागृती अभियान आम्ही आज हाती. सर तुमची मागणी काय? माझी मागणी कोट्यावधी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प डेव्हलप झालेला आहे. उत्तर मुंबईमध्ये महापुरुषांच्या नावाने अनेक प्रकल्प आहे. एकच महिला महापुरुष ज्याने इतका मोठा पराक्रम केला, झाशीची राणी, तिच्या नावाने हा प्रकल्प केलेला आहे. आणि हा प्रकल्प महानगरपालिकेने नीटनाटपणे देखरेख करावा, लोकांना चांगली सुविधा येणाऱ्या काळामध्ये मिळावा, इतकीच माझी मागणी आहे. हे तलाव जे आहे ते बुजवण्याचं काम करण्यासाठी काय करतात? आता आमचे जनप्रतिनिधी त्याला प्रोसेस आता करावा लागेल, कारण 2034च्या डीपी मध्ये आता ते तलाव म्हणून केलं. मनीषाताईंनी मी त्यांना लिहून देईन, हे खूप काय करत असतात. मुंबईमध्ये किती नवीन तलाव डेव्हलपमेंट मध्ये प्लान मध्ये टाकलं हे विचारावं लागेल. एकही टाकलेलं नाही. किंबहुना असलेला तलाव बुजवण्याचं काम झालंय. कारण मुंबई शहरामध्ये जनावर पाळण्याची बंदी आहे म्हणून तलावामध्ये जनावर पाणी प्यायला येत नाही. तलावामध्ये कपडे बिपडे पहिले धुत होते, नळाचं पाणी येत असून कोणी तलावात येत नाही. मग मला न्यायालयाला विचारायचं आहे का हे तलाव कशासाठी? आज आपण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आहोत. 3 पट पाणी संपलेलं आहे. 1 पट पाणी जो आहे तो आता नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या अगोदर पाणी संपणार आहे. म्हणजे आपण काय करतो? एखादा आरटीआय 21चा लांगुलचनापण करण्यासाठी निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधींना जर तुम्ही काम करून देणार नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये या देशातल्या लोकांना संकटाच्या समोर जावं लागेल. आणि म्हणून लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना लोक सांगत असतात या गोष्टी पाहिजे आणि त्यांनाही काम करण्यासाठी कायदा आहे. कायद्याच्या चौकटीमध्ये त्यांनी राहून काम केलं पाहिजे. आणि जनप्रतिनिधी जर कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून काम करत असतील त्याच्या विरोधात कोणी आरटीआय एक्टिविस्ट जाऊन की रानी ये तलाव है, ये तालाब का काम मैंने 2007 में प्रारंभ किया. 2007 में प्रारंभ करने के बाद में इसको पोइसा जिमखाना के माध्यम से हम देखरेख करते थे. बीच में कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट लोग कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलने के लिए जो मैदान बनाया इसको तालाब करना चाहिए. डेवलपमेंट प्लान में तालाब बिल्कुल नहीं था. रेवेन्यू रिकॉर्ड में तालाब था. आज भी गांव के खेड़े पाड़े में रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से काम चलता है. जहां पर शहरीकरण होता है वहां पर डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से काम चलता है. कोर्ट को हमारा वकील जो था वो समझा नहीं पाया और कोर्ट ने फिर एक बार आदेश दिया कि इसको वापस तालाब बनाओ. कलेक्टर ने 1,70,00,000 रुपया खर्चा करके वो तालाब वापस खड्डा खोदा और उसमें पहले भी बहुत सारे लोग मरे थे. हमने कोर्ट के ध्यान में ला कर दिया. यहाँ पर देखरेख होना चाहिए. पुलिस जिनका देखरेख कर रही थी, कोर्ट ने हमारी बात को नहीं मानी और फिर एक बार तालाब बनाया और गए 1 साल में वापस 2 लोगों की मृत्यु हो गई इस तालाब में गिरकर. इसलिए आने वाले दिनों में और लोग इस तालाब में गिरकर न मरे, इसलिए हमने जन जागृति अभियान आज किया.
कलेक्टर ने गए 2 साल में 3 लेटर भेजा कॉर्पोरेशन को कि इसको आप देख रेख करने के लिए लो। कॉर्पोरेशन ने उसको लिया नहीं। और ये आंदोलन का हमने कार्यक्रम हाथ में लेने के बाद में फिर एक बार कॉर्पोरेशन और कलेक्टर के लोग एक्टिवेट हो गए। मनीषा ताई, सुनील राणे, हमारे यूनुस खान, ये सारे लोग एक्टिवेट हो गए। कलेक्टर ने फिर एक बार कल वापस लेटर निकाला और महानगर पालिका के लोग अभी तैयार हुए इसको देखरेख करने के लिए लेने के लिए। मैं चाहूंगा कि फिर एक बार इसका सुदृढ़ीकरण करके लोगों को अच्छी सुविधा मिले और इस तालाब में आने वाले दिनों में मृत्यु न हो, उसकी खबरदारी लोगों ने लेनी चाहिए। मेरा अपना ये मत है कि छोटा तालाब को बुझाकर फिर वापस प्लेग्राउंड बनाना चाहिए जहां पर बच्चे खेलेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन उसका प्रोसेस करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन ने फिर वापस डीपी में से उसको निकालना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार ने उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, तब वो होगी। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो 1 साल में फिर एक बार ये हो सकता है। लेकिन जो भी हो, अगर तालाब ही रखना है तो उसका देखभाल मुंबई महानगर पालिका ने करना चाहिए। दिसंबर में अगर पानी खत्म होता है तो महानगर पालिका ने टैंकर में पानी लाकर यहाँ पर डालना चाहिए। मुझे तालाब में भी कोई वादा नहीं, तालाब ये भी तालाब रखो, वो भी तालाब रखो, यहाँ पर बोटिंग चालू करो। क्यों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने बोट में बैठना नहीं चाहिए? बोटिंग चालू करो, उसके जो भी चार्जेस आपको लेना हो लो। महानगर पालिका इसको चलाए, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको चलाने में, लेकिन महानगर पालिका ने सुविधा देना चाहिए, ये हमारी मांग सर, है। इसके पहले आपने इस तालाब के लिए काफी लड़ाई लड़ी थी, काफी दिनों तक लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये तालाब आपको मिला, फिर अड़चने देखने को मिल रही, क्या कहना? ये अड़चने क्या है, कुछ हमारी भी कमियां है, खामियां है। कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि कलेक्टर डिपार्टमेंट के लोग निर्णय ले किसको देना है करके, और कलेक्टर के डिपार्टमेंट के लोगों ने 2016 में फेवरेबल प्रपोजल भेजा सरकार के पास, लेकिन मैं भी उसका फॉलो बहुत कर नहीं पाया क्योंकि पहली बार सांसद बनने के बाद बहुत सारे काम थे मेरे पास। मेरे पार्टी के जो जिला चलाते हैं, मंडल चलाते हैं, वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो देवेंद्र फडणवीस भी जाके बोलते तो 1 मिनट में वो हाँ कर देते, क्योंकि सरकार का बहुत कम होता है। लोग चलाते हैं तो चलाने दो ना, 2 रुपए में अगर कोई चलाता है तो मैं तो आज भी कहता हूँ, अपील करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, वीर सावरकर उद्यान और पोईसर जिमखाना आकर ले लेवे। मेरा कामत को लेने का तो वो ले लेवे, एंटोनी ब्रिटो को लेने का तो वो ले लेवे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को लेने का तो वो ले लेवे। डेवलप किया हुआ ये दोनों प्रकल्प मैं देने को तैयार हूँ, वो चलावे, लोगों को सुविधा दो अच्छी, इतना ही मुझे कहना है।